हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन के जो यूनिट 3 है उसका एक टॉपिक है मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। उसके आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमें प्रतिमान जानना जरूरी है कि प्रतिमान होता क्या है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, एक छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे हम मानिए पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है ना, इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो उसका एक छोटा सा प्रारूप जो होता है, ग्लोब जो होता है, उसको हम लेकर जाते हैं क्लास में। तो ग्लोब क्या कहला जाएगा? प्रतिमान कहला जाएगा, क्योंकि उसके हम क्या बना रहे हैं, एक संक्षिप्त रूप है पृथ्वी का, और उसको हम दिखाने जा रहे हैं, यानी मॉडल है एक तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं। अब मानिए हम किसी बच्चे को, छोटे बच्चे में जा रहे हैं पढ़ाने, तो वहाँ पे हमें एक रैबिट को दिखाना है, रैबिट को। तो रैबिट तो जाहिर सी बात है कि जीवित चीज़ है, लिविंग थिंग्स है, तो हम इसको क्लास में ले भी जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अब आपको ले जाने के लिए, यदि लिविंग थिंग्स रहेगा तो उसको ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो उसको आसानी से, उसका जो बनावट होता है, उसका एक मॉडल होता है, ले जाकर उसको दिखा सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रतिमान हमें सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिमान और चीज़ क्या है। तो देखिए, प्रतिमान अंग्रेजी में मॉडल शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है ना। और प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी भी क्रिया का ऐसे परिकल्पनात्मक कार्यात्मक रूप होता है जिससे वास्तविक रूप का बोध होता है। मैंने बताया ना कि हूबहू एक ही तरह का, जैसे मानिए मैंने एक ग्लोब का उदाहरण दिया, रैबिट का उदाहरण दिया, ऐसे एक क्या हो जाता है, स्वरूप बन जाता है जो वास्तविक रूप का बोध कराता है। क्लियर है? तो प्रतिमान के बारे में आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। अब आइए, हेनरी सिसिल बिल्ड के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को डालने की क्रिया को निर्देशित करना ही प्रतिमान या मॉडल होता है, ठीक है ना। ये किसने कहा? हेनरी सिसिल बिल्ड के अनुसार। तो आइए दोस्तों, पाठ्यक्रम प्रतिमान हम थोड़ा देखते हैं कि पाठ्यक्रम प्रतिमान क्या है। तो देखिए, पाठ्यक्रम प्रतिमान का अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या है उसका अर्थ और उसका स्वरूप क्या होता है। तो देखिए, पाठ्यक्रम समय समय पर लक्ष्यों में परिवर्तित होते रहता है। आपको पता है, अभी न्यू शिक्षा पॉलिसी जो आई है उसमें आपका पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, हो रहा है ना। सीबीएसई ने हाल फिलहाल में जो हिस्ट्री के जो कुछ मुगल साम्राज्य के थे टॉपिक, उसको हटा दिया गया। तो वो सब क्या है? पाठ्यक्रम में चेंजिंग हो रहा है। अब जब चेंजिंग होगा तो वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रतिमान की, ठीक है ना। और इनके 3 स्वरूप होते हैं, इनके 3 तत्व होते हैं: उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति। और सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। क्लियर है? स्पष्ट है ना? आइए, उद्देश्य प्रतिमान। देखिए, इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्रतिमान पे आधार पारिवारिक मनोवैज्ञानिक है, मतलब परिवार के जो मनोवैज्ञानिक है ना, उसका होता है। अब मान लीजिए, ये मनोवैज्ञानिक क्या है कि किसी परिवार में लोग ज़्यादातर शिक्षक हैं, तो उसके परिवार के जो मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगी ना, जो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होगी ना, वो कहाँ जाएगी? टीचरों की तरफ जाएगी। मतलब टीचर मुझे भी बनना है। कोई ऐसा है जो आर्मी से पूरे लोग होते हैं, तो वहाँ पे आर्मी का ही वो शेड्यूल रहता है। तो ये क्या है? एक उद्देश्य प्रक्रिया है, हम एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पारिवारिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, ठीक है ना। और यह शैक्षिक उद्देश्यों पर अत्यधिक बल देखता है, और साथ में पाठ्यक्रम के प्रारूप को क्या करता है? विकसित किया जाता है। अब मानिए हम पाठ्यक्रम ले लिए, हमें टीचर बनना है तो हमें टीचर की तरह पाठ्यक्रम चाहिए। किसी को आर्मी में जाना है तो उसको आर्मी की तरह पाठ्यक्रम चाहता है। किसी को फौज में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसके प्रारूप के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होता है? विकसित होता है, ठीक है ना। और यह छात्र अपेक्षित, और यह पाठ्यक्रम क्या करता है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाता है, इसलिए इसे मूल्यांकन भी होता है। इसी पाठ्यक्रम में मूल्यांकन भी होता है। तो इस तरह के प्रतिमान को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन प्रतिमान भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रतिमान क्या होता है? मूल्यांकन प्रतिमान भी होता है। क्लियर हो गया ना। और इससे BM ब्लूम ने 1962 में कहा कि शिक्षा हेतु सुधार, उद्देश्य और केंद्रित बनाने पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। क्या कहा कि शिक्षा के सुधार हेतु शैक्षिक क्रियाओं में उद्देश्य को केंद्रित बनाने पर क्या किया जाता है? बल दिया जाता है। ये आपका नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में हो गया। इनके कुछ प्रमुख सोपान हैं, मैंने इन्होंने ही सोपान दिया था, ठीक है, नहीं सही तो है। इसके कुछ प्रमुख सोपान भी हैं, अनुसरण किए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन से सोपान है? तो शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिमान, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभव का सृजन, और बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? उद्देश्य प्रतिमान पढ़ा। हमने ये 3 स्वरूप पढ़े थे ना, उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति। तो हम सबसे पहले क्लियर किए हैं क्या? उद्देश्य प्रतिमान। अब हमें चलना है प्रक्रिया प्रतिमान। देखिए,
इस पाठ्यक्रम के प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है तथा उद्देश्यों को परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करने के लिए पाठ्य वस्तु को ज्ञान को ही ध्यान में रखा जाता है। क्लियर है ना? क्या कहा गया कि प्रक्रिया प्रतिमान जो है ना, प्राथमिकता किसको दी जाती है? प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। इसे उद्देश्य को परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि यह क्या प्रारूप को विकसित करने और पाठ्य वस्तु को ज्ञान को ही ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु की सहायता और मानवीय गुणों को विकसित किया जाता है, इसलिए यह मानवीय पाठ्यक्रम भी किया जाता है। यानी प्रक्रिया पाठ्यक्रम में मानवीय गुण को क्या किया जाता है? विकसित या डेवलप किया जाता है, और इसलिए ये मानववादी करिकुलम भी कहा जाता है। अब इसमें से कैसे लिखेंगे? देखिए, ये सब मैं फैक्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे और आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर ध्यान रखिएगा, कुछ पेड आपको करना पड़ेगा PDF के लिए, ठीक है। यदि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है देने की। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, हम अपने से थोड़ा सा इसको निकाल के पढ़े लिखें, तो आप इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जो आपको इंस्ट्रक्शन इस पर दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। आइए, इस प्रक्रिया के प्रतिमान के आधार पर अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित और एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया प्रतिमान के आधार पर किन किन चीज़ों को? तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम और एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। स्पष्ट है ना? आइए नेक्स्ट, पाठ्यक्रम प्रक्रिया में परिस्थिति प्रतिमान, ठीक है ना। तो परिस्थिति प्रतिमान जो है ना, इस प्रणाली विश्लेषण उपागम का प्रयोग करके परिस्थितियों में विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के द्वारा शैक्षिक परिस्थितियों के बाह्य एवं आंतरिक घटकों की पहचान किए जाते हैं। क्लियर है ना? इसमें क्या किया जाता है कि जो घटक है ना, बाह्य और आंतरिक, इनके परिस्थितियों को पहचान किया जाता है, ठीक है ना। और इस पाठ्यक्रम के आधार पर विषय केंद्रित, भाग केंद्रित, शिल्प केंद्रित, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम और कोर पाठ्यक्रम आदि का भी विकास हुआ है। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे फैक्ट, तो आपको कोई चार्ज ज़्यादा नहीं है PDF का चार्ज ज़्यादा नहीं है। ऐसा है कि पुअर से पुअर भी स्टूडेंट PDF का चार्ज ले सकता है, किसी तरह का कोई कमाने का वो नहीं है। कुछ मेहनत किए हैं जो बच्चे टाइप कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, उनको 2-4 रुपये मिल जाए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम, यानी शरण साहब का पाठ्यक्रम प्रतिमान। शरण साहब आते हैं 1976 में, ठीक है ना। कब आते हैं? 1976, और इनका वाई शरण भी नाम है। क्लियर है ना? ये क्या करते हैं कि भारतीय परिस्थिति के अनुरूप में पाठ्यक्रम को क्या करते हैं? विकसित करते हैं, और यह प्रतिमान सबसे अधिक प्रचलित हो जाता है। कहाँ पे? भारत में। क्लियर है ना? और इसका विकास क्या था कि यह प्रतिमान अधिक प्रचलित हुआ था और इसका विकास बना ली गई थी और विश्लेषण के माध्यम से किया गया था, जिसके 3 पक्ष थे। एक पक्ष था अदा, दूसरा प्रदा और तीसरा प्रक्रिया, जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, शरण साहब 1976 में आते हैं और एक पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं जो भारत में सबसे अधिक प्रचलित हो जाता है, और इनके 3 प्रमुख पक्ष रखते हैं। कौन कौन? अदा, प्रदा और प्रक्रिया। क्लियर है? अब आइए, आधा पक्ष के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम आधा पक्ष पढ़ रहे हैं, इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग जो होता है पाठ्य वस्तु के स्रोत और आवश्यकताओं को विशेषज्ञों को की विचारधारा होती है। मतलब आधा वाले पक्ष के समय क्या किया गया कि पाठ्यक्रम के जो आवश्यक स्रोत है ना, उसके विशेषज्ञों के द्वारा विचारधारा किया गया, मतलब विचार लिया गया, विमर्श लिया गया। साथ में दूसरा जो था, उद्देश्यों का प्रतिमान करना तथा अंतर वस्तुओं को चयन करना। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? अब जैसे हम क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होता है क्या? शिक्षक बनने के लिए ट्रेंड होना वहाँ पे माइक्रो टीचिंग के लिए। फिर आपको कुछ दिन के लिए वो होता है, 4 महीने के लिए आपको स्कूल में भेजा जाता है, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। तो वो भी है क्या? तो उसमें चयन किया जाता है पाठ्यक्रम। उद्देश्य आपका क्या है? टीचर बनना। और अंतर वस्तु क्या हो गए? इस तरह का पाठ्यक्रम जो है वो आपके अंतर वस्तु हो गए। फिर पाठ्यक्रम के बाद उसको विकसित किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या था? आधा पक्ष का था। प्रक्रिया पक्ष में क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देकर उपयुक्त संसाधनों को विकसित करके पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें शिक्षक समुचित शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करके शिक्षार्थी के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, यानी समझ जाइए कि जिस तरह से आप सीख रहे हैं या सीखने का अनुभव ले रहे हैं, उसको इन्होंने क्या कहा? प्रक्रिया से कहा। और सीखने के अनुभव को प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसमें लर्निंग जो है मेन चीज़ है, सीखना, ठीक है ना। प्रक्रिया में आप जाहिर सी बात है कि आपको एक प्रैक्टिकल दे दिया जाए और आप उसको करें नहीं, तो प्रक्रिया नहीं कहा जाएगा। टीचर कर दिया तो कोई फायदा नहीं, आप करके तो किए, यानी क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है। आइए, प्रदा पक्ष में इसके उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इसके अंदर कुछ मूल्यांकन प्रणाली पर विशेष हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे इनके शरण साहब के प्रतिमान को सोपान पढ़िए तो प्रदा का आपका समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा गया प्रदा में कि आवश्यकताओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण किया जाएगा।
यानी जो हमारे आवश्यकता है उसका एक सर्वेक्षण हो, साथ में भविष्य की आवश्यकताओं को क्या किया जाए, आकलन किया जाए, यानी फ्यूचर में जो है हमारे नीडेड जो है उनका क्या किया जाए, आकलन किया जाए। साथ में उद्देश्यों की पहचान किया जाए कि किस तरह का उद्देश्य है, किस तरह का लक्ष्य है आपका, ठीक है, एम क्या है आपका। उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लिखना, अंतर वस्तुओं का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रारूप और संसाधनों की विकास और जांच करना, साथ में समीक्षा करना। तो ये साहब था किसका, प्राध्यापक्ष में, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जब ये लिखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं कुछ भी बना के सब्जेक्ट। यहाँ से थोड़ा सा शरण साहब के बारे में लिख दीजिए, यहाँ पे आवश्यकताओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण के बारे में लिख दीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये शरण साहब के सोपान ही होते हैं, ये सब सारे चीज़ क्या होंगे, शरण साहब के प्रतिमान ही होंगे, ठीक है ना। शरण साहब के क्या हो जाएंगे, प्रतिमान। एक मिनट थोड़ा माइक में सेटअप कर दूँ। हाँ, अब देखिए इसमें आएंगे, यहाँ से इसको हटा देना है क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये इसी में पर्दा में ही है, इनके सोपान में। तो देखिए आवश्यकताओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस सोपान के अंतर्गत, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस सोपान के अंतर्गत छात्र को समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं को सर्वेक्षण किया जाता है तथा सामाजिक परिवर्तन एवं नवीन सामाजिक परिवर्तनों पर ध्यान रखा जाता है। फिर यहाँ पे और कुछ लिख दीजिए, जैसे शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयार करने का मुख्य साधन है, इसके उद्देश्य भावी जीवन की तैयारी करने के प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी कुछ, यहाँ भी कुछ, यहाँ, तो आपके ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी तो ऑब्जेक्टिव है ही है। और मैं देख रहा हूँ कि पेपर यार CA का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो 15 जून से पेपर है वो शायद ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका सेमेस्टर, फिर भी पता नहीं, हम लोग का जो दोनों फैक्ट चल रहा है, हम लोग दोनों तरफ से तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे जमीनी प्रतिमान। देखिए इस प्रतिमान का वास्तविक उत्पत्ति जो वास्तविक रूप से किसने किया, तांबा ने किया था, तांबा ने, ठीक है ना। उन्होंने अध्यापकों पाठ्यक्रम को मुख्य अध्यापक माना, यानी जो अध्यापकों का पाठ्यक्रम है उनको प्रमुख स्थान दिया और कहा कि इस प्रतिमान में शिक्षा प्रक्रिया में आने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों को मुख्य कारण पहचान करके दूर करने की कोशिश की जाएगी। यानी जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें जितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसको क्या कर देना है, आउट कर देना है, यानी दूर कर देना है। यह हमारे क्या रहेगा, कोशिश रहेगा। साथ में समस्याओं के मूल तत्व को पहुंचने की कोशिश की जाती है और इसमें जो समस्या है उसके मूल तत्व पर क्या किया जाता है, पहुंचने की कोशिश किया जाता है। आइए हम पढ़ेंगे जमीनी प्रतिमान के गुण। तो देखिए जमीनी प्रतिमान का गुण है विशेष समस्याओं का समाधान, यानी जो आपकी जो समस्या है उनका क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। साथ में राष्ट्रीय आवश्यकताओं को महत्व देना, और यदि सब्जेक्टिव बन रहे हैं तो इसको लाइन बनाइए क्योंकि आपको क्या करना है, पेज भरना है। ये आपको मैं फैक्ट दे रहा हूँ, आप लिखिए और उसमें से कुछ बना डालिए और लिख डालिए अपने से। फिर व्यापक प्रतिमान, शैक्षिक प्रक्रिया के में सहायता, बाल केंद्रित होना, बेहतर परिमाण देना यानी रिजल्ट देना, ठीक है। साथ में क्या होगा भाई साहब, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। स्थानीय परिस्थितियों को महत्व देना, अध्यापक द्वारा आसानी से स्वीकार कर लेना और आमने सामने की प्रक्रिया को लंबी प्रक्रिया पर आधारित करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये सब जमीनी प्रतिमान के गुण हैं, ठीक है। आइए अब हम पढ़ेंगे हिल्डा टाबा का प्रतिमान। हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए मूल्यांकन की भूमिकाओं को दो महत्वपूर्ण मानती है। कौन कौन, एक उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है, जिसमें ये सब सारे पॉइंट आते हैं, और दूसरा जो है आपका वो है, कहाँ चला गया, सॉरी दोस्तों, फ्लो में मैंने ज़्यादा पढ़ दिया। आइए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हिल्डन टाबा पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करने के लिए मूल्यांकन की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। हिल्डन टाबा का जो प्रतिमान है उन्होंने सीधे कहा कि हम किसका, मूल्यांकन की भूमिका को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। और इनके उद्देश्यों का निर्धारण भी किया गया जिसमें शिक्षण अधिगम क्रियाओं के प्रमाण है, उद्देश्यों को संबंधित छात्रों को व्यवहार का प्रमाण है, ठीक है। ये सब आपको एक एक पॉइंट लिख डालिए, यहाँ पे कुछ मिला के आपके पेज भी भर जाएंगे, बस आप पॉइंट याद रखिए। कह रहे कि जरूर कुछ मिस्टेक हुआ है हिल्डन टाबा के प्रतिमान में, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक गलत हुआ है, मैं उन लोगों से बोल दूंगा, यहाँ ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्या कहा गया कि हिल्डन टाबा जो है ना, इनके मूल्यांकन को महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन मूल्यांकन का अर्थ शिक्षण आयाम से है, परीक्षण से नहीं। ये कहती है कि इसका अर्थ जो है ना किससे है, शिक्षण आयाम से है, परीक्षण से नहीं है, ठीक है ना। तो क्लियर है आप यहाँ पे थोड़ा सा। और इन्होंने प्रमुख 4 सोपान दिए थे, एक उद्देश्यों का निर्धारण था, दूसरा था शिक्षण अधिगम क्रियाओं के प्रमाण, देख लें जरा है कि नहीं इसमें इंक्लूड,
इसमें है, लेकिन वो हेड मतलब हाईलाइटेड नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए फिर से देख ले रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा, हिल्डन टाबा ने सीधे सीधे कहा, एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हिल्डन टाबा ने सीधे सीधे कहा कि यह जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन पाठ्यक्रम का अर्थ यहाँ पे किससे है, पाठ्यक्रम का अर्थ शिक्षण आयामों से है, ना कि प्रशिक्षण से है। क्लियर है ना। और इन्होंने 4 अपना सोपान दिए, प्रमुख 4 सोपान रखे। एक जो सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण, और दूसरा जो सोपान है वह है शिक्षण अधिगम क्रियाओं के प्रमाण, यहाँ पे आपको हेड यहाँ ये वाला होगा, ठीक है। और फिर आपका तीसरा जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों का प्रमाण, और चौथा जो है आपका उद्देश्यों से संबंधित व्यवहारों का प्रमाण, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से इनका सोपान स्टार्ट होता है, यहाँ पे कुछ छूट गया था, आप लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनका सोपान पढ़ते हैं। सोपान में इन्होंने सीधे सीधे कहा उद्देश्यों का निर्धारण, यानी आपका उद्देश्य क्या है, निर्धारण करना है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं का प्रमाण है, ठीक है, और यह प्रथम सोपान है, ठीक है। इनमें उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, साथ में उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहार के प्रमाण, अधिगम प्रभावित करने वाले प्रमाण, उद्देश्यों को निर्धारण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और सृजनात्मक एवं प्रत्यक्ष उद्देश्यों से संबंधित प्रमाणों को एकत्रित करके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। यानी ये आपका ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक और सृजनात्मक और प्रत्यक्षीकरण उद्देश्यों के संबंधी प्रमाणों को एकत्रित करके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा उद्देश्य निर्धारण। दूसरा जो था ना, हाँ, दूसरा जो था यह सीधे सीधे क्या, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का प्रमाण, इनका सोपान है। ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन आप लोग हाईलाइट करके लिखेंगे इसको। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अधिगम अनुभव को हेतु प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं, जिसे शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम सामग्री के प्रयुक्त करके अधिगम की परिस्थिति को उत्पन्न की जाती है, ठीक है। साथ में ये इनका हिल्डा टाबा का ही प्रतिमान का सोपान है। तीसरा सोपान है, क्या सोपान है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों को प्रमाण, यानी पूर्ण बलन एवं अभिप्रेरणा से छात्र अधिक सीखते हैं, इसलिए अभ्यास क्या होता है, अस्थायी बनता है। यानी आप अभ्यास करेंगे तो आपके लिए अस्थायी बन जाएगा। जैसे आपने क ख ग लिखना स्टार्ट किया तो आपको अभी तक कुछ लोगों को तो छोड़ दिए होंगे, अभ्यास को नहीं हुआ होगा, और कुछ लोग अभ्यास किए होंगे जो पर्सनल टीचिंग लाइन है, तो वो सही से लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, उद्देश्यों से संबंधित छात्रों को व्यवहार, यानी ये चौथा सोपान है। इस अंतिम सोपान में पाठ्यक्रम को सार्थक एवं उपादेयता, यानी उपयोगों की जांच एवं उपयोगों की होगा यहाँ पे, ठीक है ना। उपयोगिता मतलब उपयोगों की जांच उद्देश्यों की दृष्टि से की जाती है, जिसका स्वरूप क्या होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदर्शन प्रतिमान। एक बार हम फिर से आपको टाइपिंग कराएंगे हिल्डन टाबा को, और आपको हम वीडियो बना के दे देंगे। हिल्डन टाबा में थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, हमें पता है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग शिक्षण और प्रशिक्षण, यानी प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग शिक्षण व प्रशिक्षण में क्या होते हैं, सभी विभागों में किया जाता है। जितने विभाग हैं, जितने शिक्षा या शिक्षण या प्रशिक्षण, जैसे डीएलएड या आप किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, इससे जितने संस्थान हैं, जितने विभाग हैं, जितने ऑफिस हैं, वो सभी इससे क्या हैं, जुड़े हुए हैं, और इसमें शिक्षा के स्तर उच्च बनाने के लिए महत्वपूर्ण भी माना गया है, ठीक है ना। तो प्रदर्शन प्रतिमान क्या है कि जितने शैक्षिक संस्था हैं उसमें जो शैक्षिक और शिक्षण और प्रशिक्षण जितने चीज़ें प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन प्रतिमान कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे प्रदर्शन प्रतिमान हमने गए पढ़ाने के लिए, अब मानिए मुझे पढ़ाना है फोर्स मतलब बल, और बल को पढ़ाने गए तो हमने एक दरवाज़ा खींचा और फिर दरवाज़ा को बंद किया, तो वो दिखाया गया कि हमने पुल किया और पुश किया, दोनों किया ना। तो वहाँ पे एक प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे एक प्रयोग किया गया, फिर शिक्षण किया गया, और फिर एक दूसरे बंदे को प्रशिक्षित कर दिया गया। वो आने वाले दिन में उसी तरह से बल का क्या करेगा, दिखाएगा कि हाँ देखो ये पुश हो रहा है, ये पुल हो रहा है, यानी यहाँ बल लग रहा है, यानी वो ट्रेंड भी हो गया, ठीक है ना। तो उस तरह की प्रतिमान को हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन प्रतिमान भी कहते हैं। कुछ नोट, जमीनी प्रतिमान यह सबसे पुराना प्रतिमान है और इसका दृष्टि कैसा है, डेमोक्रेसी का है। क्लियर है। अब आइए फिर हम प्रशासनिक प्रतिमान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं नोट्स में। तो देखिए, यह सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रतिमानों का अधिक अनुसरण किया गया है और इसके फीडबैक पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। यानी प्रशासनिक प्रतिमान जो है हायर एजुकेशन के लिए अधिक फॉलो करता है, साथ में यह फीडबैक भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। शैक्षिक तकनीकों की उपयोगिता होती है इसमें, मतलब उपयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकों की उपयोगिता आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और विश्व में प्रत्येक देश इसे अपने शिक्षा की व्यवस्था को अपना रहे हैं, और सभी लोग जान रहे हैं कि इस तरह के जो भी चीज़ हैं वो पूरे देश इस तरह के शिक्षा को या प्रतिमान को अपना रहा है, ठीक है। शिक्षकों की उपयोगिता है, शिक्षक भी सीखते हैं और सीखने के लिए भी उपयोगिता है, मतलब शिक्षक के लिए भी सही चीज़ें हैं, वो दिखाएगा तो जाहिर सी बच्चे जल्दी से सीखेंगे देख के, फिर सीखने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, फिर समाज के लिए भी उपयोगिता है। इसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे
और कुछ और मेन पॉइंट छूट गया क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है और नवीन दृष्टि का विकास किया जाता है। थोड़ा सा इसी में एक आता है उदार शिक्षा, हम लोग को तो पढ़ना ही है ऐसे, ठीक है, बेसिक शिक्षा, ठीक है। तो उसी तरह में थोड़ा सा इसमें भी है, तो हम थोड़ा सा इंक्लूड कर दिए। देखिए, शिक्षा शब्द के अनुसार लिबरल एजुकेशन का अर्थ है नॉन वोकेशनल एजुकेशन, यानी उदार शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, अव्यवसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा, ये सब इसका ही नाम है। क्लियर है ना? लिबरल एजुकेशन का मीन्स क्या है? नॉन वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। उदार शिक्षा का स्वरूप बहुत प्राचीन है। ग्रीस में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ स्वतंत्रता व्यक्ति के होता है और ग्रीस समाज में गुलाम व्यवस्था की गुलामों को विपरीत स्वतंत्रता व्यक्तियों को दी जाने वाली उदार शिक्षा की पुकारी जाती है। इसे तर्क, व्याकरण, गणित, संगीत एवं खगोल विद्या में की जाती है। तो देखिए, उदार शिक्षा का स्वरूप क्या है? प्राचीन है। जो ग्रीस शिक्षा में अधिकार सिर्फ किसके लिए? स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए दिया गया था। स्वतंत्र व्यक्ति जितने थे ग्रीस में, उनके लिए दिया गया था। और जो गुलाम व्यवस्था में थे, मतलब जिनकी आज़ादी नहीं थी, वह गुलामों को विपरीत स्वतंत्रता दी जाती थी, उस तरह के व्यक्तियों को दी जाने वाली उदार शिक्षा को क्या किया जाता था? नाम से पुकारा जाता था, जिसमें व्याकरण, गणित, खगोल विद्या की शिक्षा दी जाती थी। फेडरसन के अनुसार, फेडरसन ने इनका परिभाषा दिया, ठीक है। या उदार शिक्षा इसको भी कह सकते हैं, उदार शिक्षा मनुष्य के समान जीवन के लिए तैयार किया जाता है। और हेडरसन साहब ने कहा कि उदार शिक्षा का कार्य उच्च सामाजिक संस्कृति में सहायता की जाती है। उदार शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आप ये इनका पॉइंट पढ़ लीजिएगा। महत्व है उदार शिक्षा का, महत्व और व्यापक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट आप पढ़ लीजिए, सामने लंबा ना हो वीडियो। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको मैंने बता ही दिया। नोट थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना इलाहाबाद में 1966 में हुई थी, जो संप्रेषण पर्व के जन्मदाता भी हैं। शैक्षिक इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, बॉक्सिंग, ये सब क्या से आ गया इसमें? ये जो है ना, सॉरी, इसको ये जो है पता नहीं इसको कैसे इनपुट करते। ये मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन आईसीटी के लिए है, जो नेक्स्ट चैप्टर में होंगे आईसीटी, उसके लिए है। मैं आपको फिर से उसमें पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो।